होंगे। और हरियाणा जीके का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक है वो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। कल हमने देखा था उत्तरी हरियाणा की मेन नदियाँ, जिनमें हमने यमुना के बारे में पढ़ा, हमने घग्गर के बारे में जाना, फिर हमने सरस्वती की बात की, फिर हमने लगते हाथी मार्कंडे ऋषि के नाम पर जो आपकी मार्कंडा नदी है इसके बारे में जाना। और दो छोटी नदियां भी हमने बातचीत की थी शायद, चेतांग या जिसको चोतांग भी कह देते हैं, चोटांग भी लिख देते हैं जिसको, और एक राका या राक्षी नदी, जो कि रियलिटी में आप ढूंढने जाएंगे तो वो नदी के नाम पे कुछ है नहीं पानी, लेकिन हाँ एक नाले के रूप में छोटी मोटी सी ऐसे कुछ किलोमीटर का सफर तय करती हुई बरसाती ऐसी स्ट्रीम्स हैं वो, जिनको कि माना गया कि ठीक है नदियां हैं। और क्योंकि एचएसएससी ने चेतांग नदी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, राका नदी के ऊपर भी, तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हमने कल जानी थी उत्तर हरियाणा की, या हरियाणा के उत्तरी हिस्से में आने वाली बाहर से, या फिर ओरिजिन होने वाली हरियाणा में ही। हमने कल देखा था कि यमुनानगर से हमारी दो इंपॉर्टेंट नदियां एंटर करती हैं, जिनमें से एक तो ऐतिहासिक है, प्राचीन है, और अगर अब आप ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगा भी नहीं, हो सकता है सूखा पड़ा हो। तो उन दो नदियों में से एक की एंट्री है कलेसर से और दूसरे की एंट्री है आदि बद्री से। आदि बद्री कहाँ है? आदि बद्री जो आपका इलाका है ये आपका यमुनानगर में है। सरस्वती नदी एंटर करती है, जो कि स से सिरमौर जिले से निकल कर आती है शिवालिक की पहाड़ियों से। और यमुना, इसका शिवालिक से कोई लिंक नहीं है। शिवालिक वो पहाड़ हैं जो हिमालय के तीसरे रीजन में, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि यमुना यमुनोत्री से निकल के आती है, और मैंने आपको बताया था गढ़वाल हिमालय के बंदर पूंछ की जो एक चोटी है, हिमालय तो बहुत बड़ा रीजन है ना, उसमें गढ़वाल का हिस्सा है, क्योंकि हिमालय तो आप लगा लीजिए कश्मीर से लेकर और आपके अरुणाचल तक फैला है, उधर पाकिस्तान तक इसकी रेंज है। तो अगर हम बात करें अपने यहाँ हरियाणा में, तो शिवालिक रीजन है आपके यहाँ पर, जो तीसरी इसकी रेंज है ना, जिसमें बहुत सारी पहाड़ियां हैं, तो उनमें आपकी यमुना जो निकलती है ये उनसे ऊपर से आती है, यमुनोत्री हिमनद से गढ़वाल हिमालय के बंदरपुंछ की पश्चिमी ढाल पर 6330 जो इसकी ऊंचाई है, जहां से यमुनोत्री से ये हिमनद से निकल के आते हैं, मतलब हिम की बर्फ की नदी से। यम की बहन है। ढेरों छोटी छोटी सहायक नदियां जैसे कि गिरी नदी है, टोंस नदी है, और भी ढेरों नदियां इसमें मिल जाती हैं। फिर ये हरियाणा में जब ये एंटर करती है तो बहुत सारे पानी की क्वांटिटी के साथ हरियाणा में कलेसर से एंटर करती है, और फिर ये हरियाणा के 6 जिलों को लगातार टच करते 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 एक नेचुरल पानी का डिवाइडर मान लीजिए, जल विभाजक मान लीजिए, नेचुरल बाउंड्री मान लीजिए आपके और यूपी के बीच में, और ये 6 जिलों को कवर करके चलती है। सबसे पहले यमुनानगर, इसके नीचे करनाल जिसमें इसकी लंबाई सबसे ज्यादा, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर दिल्ली आ गया, तो हमारा हिस्सा नहीं है वो। दिल्ली से निकल कर ये जाती है फरीदाबाद, और फाइनली ये जाती है हसनपुर, हसनपुर पलवल में। तो 6 जिलों को क्रॉस करके फिर ये अलीगढ़ यूपी की तरफ एंटर कर जाती है। ठीक है, तो ये यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है पूरे भारत में गंगा की। ये आपके 6 जिलों को टच करती है। आपके यहाँ इसकी एंट्री कलेसर से और एग्जिट इसका हसनपुर से है। इसी के पैरेलल एक और बड़ी नदी है जो कि 12मासी नहीं है, नित्यवाहिनी नहीं है, बरसाती है, लेकिन बड़ी, और उसमें पानी की मात्रा कंपैरेटिवली बाकी सब नदियों से ज्यादा है। यमुना से कम है पर बाकी सबसे ज्यादा। ये बात हो रही है घग्गर की। ये घग्गर कहाँ से आती है? तो ये आपके जो एंटर करती है ये पंचकुला से आती है, कालका के पास से इसकी एंट्री है। पंचकुला आपके सबसे ऊपर है मैप में, मैंने आपको बहुत बार मैप समझाया, अब आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। सबसे ऊपर से आने वाली नदी है हरियाणा में, इससे ऊपर से कोई नदी हरियाणा में एंटर नहीं करती। तो सबसे अधिक ऊंचाई से आने वाली नदी आपकी जो सबसे उत्तर से आपके यहाँ एंटर करती है पंचकुला से, वो है आपकी घग्गर। और फिर ये हरियाणा और पंजाब के बीच में कभी हरियाणा में घुसती है, फिर पंजाब में जाती है, फिर हरियाणा में, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा, और फिर राजस्थान निकलती है। तो ये हरियाणा के 5 जिलों को टच करती है। पंचकुला, अंबाला, फिर ये कुरुक्षेत्र में नहीं है, फिर ये कैथल में है, फिर जींद में नहीं है, फिर ये फतेहाबाद में और सिरसा में। 5 जिलों को एंटर टच करती हुई अंदर बाहर, कभी पंजाब कभी हरियाणा, फाइनली ये निकल जाती है हाकड़ा के नाम से राजस्थान में, और फिर वहीं ये आगे जाके लुप्त हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान तक भी ये देखी गई, वो डिपेंड करता है पानी की मात्रा कम है या ज्यादा। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर हमने देखा था, ये तो मेजर रिवर्स थी। इसके अलावा अगर बात करें कि आपके हरियाणा में शिवालिक की सबसे ऊंची सबसे इंपॉर्टेंट नदी, तो आप कहेंगे घग्गर, क्योंकि आपकी यमुनोत्री से निकलने वाली शिवालिक वाली नहीं है, यमुना आपकी शिवालिक की नहीं है। फिर आपने देखा घग्गर में ढेरों नदियां मिली थी, कल ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। एक बार थोड़ा सा किताब के पास वापस चलते हैं ताकि हमें चीजें याद हो जाएं। सरस्वती मैंने कल पढ़ा दिया था आप लोगों को, और 12मासी ये सब बता दिया था, मुगलावली। घग्गर भी कंप्लीट हो गया था, है ना। मारकंडा नदी ये भी कंप्लीट हो गया था।
टांगरी नदी, शायद मैंने घग्गर, मुझे याद आ रहा है मैंने कल मारकंडा बताया था, क्या तुम्हें याद हो? नहीं बताया शायद। चलो घग्गर बताया होगा ना, टोहाना वाला, जितना मुझे याद आ रहा है मैंने 3 बताए थे। कोई नहीं, अगर दोबारा पढ़ लेंगे 2 मिनट में तो क्या फर्क पड़ता है, और नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहली बार पढ़ लेंगे। ठीक है। मारकंडा, मारकंडा की खासियत क्या है? मारकंडा एक ऋषि थे, मारकंडेय। कहते हैं शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, और 16 साल में उनकी डेथ हो गई थी। तो यमराज जब उनके शरीर को, मतलब उनकी आत्मा को लेने आए, तो शिव जी उनसे भिड़ गए, और उन्होंने कहते हैं अपने भक्त की जान बचाई थी। किसकी? मार्कंडेय ऋषि की। तो मार्कंडेय ऋषि एक ऐतिहासिक चरित्र है, और मार्कंडेय ऋषि के नाम पर आपके राज्य की जो नदी है मार्कंडा, कोई बहुत लंबी चौड़ी नदी नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। ये निकल के आती है हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले से, और वहाँ पहाड़ियां हैं धरतीधर, धरतीधर की पहाड़ियां, नाहन जिला हिमाचल प्रदेश का, वहां से निकल के एक नदी शिवालिक से समझ लीजिए आपके यहाँ एंटर करती है। और ये जो नदी है मारकंडा वाली, ये आपके यहाँ बहुत लंबी चौड़ी तो है नहीं, तो सिर्फ कुछ जिलों को कवर करके और फाइनली ये गिर जाती है आपकी घग्गर में। तो आपकी जितनी उत्तर की नदियां हैं ना, जितनी उत्तरी हरियाणा की नदियां, वो सब घग्गर में गिरेंगी। यमुना आपकी पूर्वी नदी है, घग्गर आपकी मेजर रिवर है, बरसाती है, बहुत भारी भरकम पानी लेके बाकी सबके मुकाबले बहती है, वैसे आधी बार वो भी सूखी रहती है। ठीक है। तो देखें मारकंडा नदी, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। ये पूछ लेते हैं, प्राचीन नाम अरुणा किसका था? मार्कंडेय ऋषि है ना, ऐतिहासिक, तो नदी का नाम भी पुराना अरुणा। ये नदी हिमाचल प्रदेश में धरतीधर, इंपॉर्टेंट, नामक पहाड़ी से निकलती है, और अंबाला में काला अम्ब नामक स्थान पर हरियाणा में प्रवेश करती है। अंबाला से इसकी एंट्री है। कल जो हमने पढ़ी थी सिरमौर जिले से निकलने वाली सरस्वती, आदिबद्री से घुसी थी यमुनानगर से, और आपकी यमुना कलेसर से, यानी यमुना नगर से 2 नदियां एंटर करती हैं, एक ऐतिहासिक सरस्वती और एक यमुना। फिर हमने पढ़ी थी कल घग्गर, पंचकुला से आई थी सबसे ऊपर से। आज हम पढ़ रहे हैं मारकंडा, वो पंचकुला और यमुनानगर के बीच में जो आता है ना, अंबाला, यहाँ से घुसेगी। नाहन जिले से आई है और शिवालिक की रेंज में है, धरतीधर नाम की पहाड़ी, एंट्री इसकी अंबाला से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। ये नदी राज्य के कैथल, अंबाला, कुरुक्षेत्र जिलों से प्रवाहित होती हुई अंततः सरस्वती नदी में प्रवाहित हो जाती है। तो फाइनली सरस्वती किस में चली जाती है? घग्गर। तो ये भी घग्गर में जाके गिर गई एक तरह से। टांगरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, और टांगरी की खासियत ये आपकी पर्सनल हरियाणा की नदी है, क्योंकि हरियाणा से ही ओरिजिन है इसका, और हरियाणा में ही फिर जाके ये खत्म भी हो जाती है, तो बाहर कहीं नहीं मिलेगी। टांगरी आपकी मोरनी हिल्स से शुरू होती है, पंचकुला से। एक की एंट्री पंचकुला में थी, बाहर से आई थी, वो कौन सी थी? घग्गर। वो बाहर से आई थी, कालका से एंटर हुई थी। वो कहाँ से आई थी? वो आई थी आपका ये डागशाई पहाड़ियों से निकलकर हिमाचल प्रदेश में। सबसे ऊपर से आई थी पंचकुला से, बाहर से निकल के आपके पंचकुला में। एक आपके पंचकुला से स्टार्ट होती है टांगरी नदी। ठीक है। टांगरी आपकी छोटी सी रिवर है, तो ये टांगरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। किसकी? मारकंडा की। मारकंडा किस में गिरेगी? सरस्वती में। सरस्वती किस में गिरेगी? घग्गर में। तो सारी घग्गर में जाएंगे। अब आ गई टांगरी, ये आप ही की पर्सनल। ये नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, तो ना ये पंचकुला में एंटर होती, ना अंबाला, ना यमुनानगर। ये स्टार्ट ही पंचकुला के हिस्से से होती है, तो इसलिए बाहर से नहीं आई। अभी आपने पढ़ा, एक अंबाला से घुसी थी मारकंडेय वाली, एक आपके कुरुक्षेत्र इससे पंचकुला से आई थी घग्गर, और 2 आपकी आई थी यमुनानगर से। लेकिन ये जो नदी है ये आपकी पर्सनल नदी है। ये नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। ये मारकंडा नदी की सहायक नदी है। अंबाला जिले से बहती हुई उमरा नाले, अंबाला जिला, फिर एक नाले में, फिर मारकंडा में चली जाती है। तो बहुत छोटी सी नदी है क्या? मोरनी की पहाड़ियों में बारिश होती है, पहाड़ियां हैं, हिल स्टेशन हरियाणा का, तो वहां से पानी के रूप में इकट्ठा हुआ पानी एक नदी टाइप बन गई। बस अंबाला का हिस्सा, क्योंकि ये तो स्टार्ट ही कहाँ से हुई है? मोरनी की पहाड़ी पंचकुला, तो ये नीचे सीधे आती है अंबाला जिले में, और फिर ये गिर जाती है मारकंडा। मारकंडा अंबाला से घुसी थी अंदर। देखो मारकंडा ये थी ना, ये देखो, ये रहा अंबाला। तो मारकंडा आपकी एंटर अंबाला से हुई थी, और टांगरी आपकी पंचकुला ऊपर से आई, बाहर से नहीं, ऊपर अपने पंचकुला से, और आके अंबाला में फिर इसमें गिर गई। चेतांग नदी, ये है आपकी प्राचीन ऐतिहासिक नदी। कुछ लोग मानते हैं कि आपकी दृष्टवती है, कुछ कहते हैं दृष्टवती ये नहीं है, दृष्टवती साहिबी नदी है, जिसको आप साबी नदी कहते हैं, दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी और सबसे इंपॉर्टेंट नदी। तो ये चेतांग नदी है। चेतांग पुरानी हो सकती है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में अटकलें हैं। ये कहीं क्लियर नहीं लिखा कि चेतांग ही दृष्टवती है, लेकिन चेतांग नदी के 99% चांसेस हैं कि शायद
शायद वैदिक काल में जो पुराणों में, जो वैदिक काल में साहित्य लिखे गए ग्रंथ, उनमें जिस दृश्यवती का वर्णन किया गया शायद वो चेतांग थी। अगर पेपर में चेतांग नहीं मिलती तो फिर दृश्यवती टिक कर देना साहिबी नदी को। साहिबी दक्षिण हरियाणा की नदी है। चेतांग नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और सरस्वती के समानांतर बहती है। सरस्वती सिरमौर जिले से आदि बद्री से एंटर हुई थी यमुनानगर में, ठीक है। ये घग्गर नदी की सहायक है, सारी ऊपर वाली घग्गर में गिरती हैं। ये ऋग्वेद में दृश्यवती नाम से भी जानी जाती थी। हिसार जिले की सीसवाल इसी नदी के किनारे स्थित है। हिसार में ना एक सभ्यता के साक्ष्य मिले थे, सीसवाल कालीन सभ्यता, आपने सुना होगा सीसवाल सभ्यता हिसार में। कहते हैं हड़प्पा से भी प्राचीन है। सीसवाल एक गांव का नाम है। तो ये कह रहे हैं कि सीसवाल जो है ना इसी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? तो ये दृश्यवती, जिसको आप कह रहे हैं पुरानी दृश्यवती, आज आपकी चेतांग नदी है, ठीक है। राक्षी छोटी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। आपकी सबसे छोटी नदी पूछे तो थापना टिक करना। थापना महज 15 किलोमीटर है। थापना छोटी सी नदी है। राक्षी नदी ये एक मौसमी नदी है। आपकी लगभग सारी मौसमी है घग्गर में गिरने वाली। आपकी 12 मासी तो सिर्फ एक है, यमुना। मौसमी नदी है राक्षी। यमुनानगर जिले के बिलासपुर, जिसका नाम पहले व्यासपुर था, के पास शाहपुर गांव के मैदानी क्षेत्र से निकलती है। कॉमन सेंस यूज करो। क्या मैदानों से नदियां बहुत भारी भरकम निकलेंगी? नहीं, भारी भरकम नदियां आएंगी ऊंचे पहाड़ों से। तो जिस नदी की शुरुआत ही मैदानी हिस्से से है, तो आप सोच लो पूरी तरह मौसमी नदी है। बारिश हुई तो चल पड़ी, नहीं तो सूखी पड़ी है। तो एक छोटी सी नदी है आपकी राक्षी। ये कहाँ से निकलती है? यमुना के बिलासपुर के पास शाहपुर गांव। तो एक गांव से निकलने वाली नदी कितनी भारी भरकम हो सकती है? ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई लाडवा, जो कहाँ पड़ेगा, कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर चेतांग नदी में मिल जाती है और इसे राका नदी भी कहते हैं। तो आप खुद देखो कि ये हिस्से तो बिल्कुल ही मैदानी है। आपका कुरुक्षेत्र मैदानी हिस्सा है। एक नदी आपके किसी गांव से निकली, शाहपुर नाम का एक गांव पड़ता है। ये कहाँ पड़ेगा आपका? व्यासपुर का, जिसका नया नाम है बिलासपुर। ये कहाँ है आपका? यमुनानगर में। तो यमुनानगर के बिलासपुर में एक छोटा सा गांव है शाहपुर। वहां से मैदानी हिस्सों से एक नदी निकली। तो कब निकलेगी? जब थोड़ी बहुत बारिश ज्यादा होगी, वरना निकलेगी ही नहीं। वहां से निकल के वो बस थोड़ी सी आगे आई है और फिर ये लगा लो यमुनानगर के आप नीचे की तरफ आओ, 3 तो ऊपर, सबसे ऊपर पंचकुला, फिर अंबाला, फिर यमुनानगर के, और इसके नीचे ही तो है कुरुक्षेत्र। तो यमुनानगर के मैदानी इलाके से निकली और फिर ये घुस गई कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में लाडवा में फिर ये किस में जाके मिल गई है? चेतांग। तो सोचो कि क्या नदी है, कितना इसमें पानी होगा। और चेतांग हमने क्या पढ़ा? बहुत छोटी सी नदी है चेतांग भी, कोई भारी भरकम नदी नहीं है। शायद पुरानी दृश्यवती है, शायद सरस्वती के समानांतर बहती थी, ऐसे हमारे एज्यूम कर रहे हैं ना हम। तो देखो ये क्या थी? सीसवाल वाली दृश्यवती और सरस्वती के समान, खुद भी छोटी थी, ये इसमें मिल गई। ये मैदानों से निकली है, वो सब तो फिर भी शिवालिक से निकली। ये देखो ये कहां से निकली है? ये मैदानों से निकली है, राक्षी या राका नदी। और ये कुरुक्षेत्र में इसके साथ मिल गई, इसे राका नदी भी। ये हो गई आपकी उत्तर हरियाणा की नदियां, जो उत्तरी हरियाणा है। अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी अपवाह। इसको थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा दूं, फिर आपका टाइम कम लगेगा। देखिए, आपने देखा हरियाणा में नदियों की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा की 2 तरह की नदियां हैं। एक उत्तरी हरियाणा में बहने वाली, एक दक्षिणी हरियाणा में। कुछ लोग कह देते हैं कि पूर्वी हरियाणा भी तो है। बिल्कुल है। अगर आप चाहें तो आप डिवीजन ऐसे कर लीजिए। उत्तरी हरियाणा में सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी घग्गर। पुराने टाइम की बात करूं तो सरस्वती, फिर सरस्वती में मिल जाती है आपकी वो ऋषि के नाम वाली मारकंडा। इसमें गिरती है आपकी जो ये मोरनी पहाड़ियों से कौन सी निकली थी? टांगरी। और फिर 2 छोटी नदियां जो सरस्वती के पैरेलल थी, अभी पढ़ रहे थे, चेतांग जो पुरानी दृश्यवती शायद हो सकती है, और एक आपकी सबसे छोटी मतलब सबसे तो नहीं, थापना है सबसे छोटी तो, लेकिन राका नदी या राक्षी नदी जो मैदानों से निकली थी। ठीक है, तो ये थी उत्तरी की। ये सारी के सारी छोटी छोटी नदियां जाके किसमें गिरती हैं? घग्गर। इसलिए घग्गर है तो मौसमी, लेकिन वृहत बरसाती, मतलब बरसात के ऊपर पूरी तरह डिपेंड है, और सब लोग लाके फाइनली अपना पानी घग्गर में गिराते हैं। तो घग्गर एक इंपॉर्टेंट नदी है उत्तरी हरियाणा की, और ये सबसे ऊपर से भी हरियाणा में एंटर करती है, पंचकुला से, कालका के पास से। बाकी सब जो हैं, ये सरस्वती कहाँ से थी? सिरमौर जिले से निकलकर आपके यमुनानगर के आदि बद्री में। ये कालका, सबसे ऊपर पंचकुला। मारकंडा ऋषि अंबाला, ऋषि के नाम पर है ना, नाहन धरतीधर, अंबाला से एंट्री। टांगरी आपकी अपनी है, पंचकुला के हिस्से से निकल के आई। चेतांग और राक्षी अभी हमने पढ़ा। राक्षी तो मैदान से शुरू होती है,
यमुनानगर के बिलासपुर, जिसका नाम पहले व्यासपुर था, वहां का एक छोटा सा मैदानी गांव है शाहपुर, वहां से निकलती है और फिर जाके कुरुक्षेत्र आते आते लाडवा में किस में गिर जाती है, चेतांग में। चेतांग ये भी छोटी सी नदी है, और चेतांग नदी आपके यहाँ पे सरस्वती के पैरेलल बहती है, क्योंकि सरस्वती है ही नहीं आज के टाइम में, तो ये भी गिर जाती है फाइनली सरस्वती। यानी ये छोटी छोटी सारी नदियां अपना पानी किसको देती हैं, घग्गर। तो ये सब किसकी सहायक है, घग्गर की। ठीक है, दक्षिणी हरियाणा से पहले पूर्वी की बात कर लें, क्योंकि हम पढ़ चुके यमुना इकलौती आपकी पूर्वी हरियाणा की नदी है, क्योंकि ये एक बाउंड्री बनाती है 320 किलोमीटर्स की आपके और यूपी के बीच में। ठीक है, ये कितने की थी, 292 किलोमीटर्स की। ये बहुत छोटी है, इनकी कोई लंबाई नहीं पूछने वाला। अब हमारा एक टॉपिक रह गया सिर्फ दक्षिणी हरियाणा की नदियां। तो ध्यान से सुनो, दक्षिणी हरियाणा में 4 नदी गिनी जाती हैं इंपॉर्टेंट। चारों के नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे। सबसे लंबी नदी दक्षिणी हरियाणा में है साहिबी नदी, इसी को ही हटा के साबी कह देते हैं। तो सा और बी आगे और पीछे का जोड़ा तो साबी रिवर, SABI लिखा मिलेगा आपको, साबी रिवर, यही है साहिबी नदी हमारी। ये सबसे लंबी नदी है दक्षिण में। वो पूर्वी की तो इकलौती है ही, सबसे भारी भरकम नदी। उत्तरी में सबसे लंबी आपकी घग्गर है। ठीक है, और कैसे जान सकते हैं, ये उत्तरी हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, ये पूर्वी हरियाणा की, ये उत्तरी हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, और ये दक्षिणी हरियाणा की। ठीक है, इसमें फिर मिलती है एक नदी जिसका नाम है इंदौरी। 2 अलग ब्रांचेज आके साहिबी में गिरती हैं। फिर एक नदी है आपकी दोहान, दोहन भी लिखा है, दोहान भी, और एक है आपकी कृष्णावती। ये 4 रिवर्स हैं। ये बिल्कुल सूखी पड़ी रहती है, इनमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन क्योंकि हैं तो पढ़नी पड़ेंगी। देखें अब जरा, सबसे पहले नाम है नदी का साबी, इसी को क्या कह दिया, साहिबी। दक्षिणी हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, और ये टोटल तो 300 किलोमीटर की है, लेकिन आपके यहाँ बहती है ये 100 किलोमीटर। हरियाणा में 100 किलोमीटर ये एरिया मतलब लंबाई कवर करती है। और साहिबी नदी कहाँ से निकल के आती है, तो राजस्थान से आती है। ध्यान से समझना, ये राजस्थान के एक इलाका है जयपुर, जिसको आप पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ एक जगह पड़ती है जीतगढ़, और एक पड़ता है मनोहरपुर। जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास बहरोड पहाड़ी है। तो आप खुद समझ जाइए राजस्थान में कौन सी पहाड़ी होंगी, अरावली। आपकी साउथ की जितनी नदियां है ना, जैसे उत्तर वाली नदियां शिवालिक से थी ना, ऐसे ही आपकी साउथ की चारों नदियां अरावली रेंज से निकलती हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि अरावली पे कोई बर्फ नहीं गिरती। अरावली से निकलने वाली नदियों की पानी की मात्रा बहुत कम होती होगी, और वो सिर्फ और सिर्फ रेन फेड है, मतलब बारिश पे डिपेंड करती हैं। तो इसलिए बहुत भारी भरकम नदियां नहीं हैं। अरावली से निकलती है, राजस्थान के जयपुर के पास जीतगढ़ मनोहरपुर नाम का एक जगह पड़ती है, यहाँ सेवर पहाड़ी है। अरावली तो बहुत सारी है ना, उनमें से जहां से निकलती है इसका ओरिजिन, वो सेवर पहाड़ी है। ठीक है, कहीं कहीं बहरोड पहाड़ी भी लिखा है, बहरोड पहाड़ी, तो हमें दोनों याद रखने हैं। यहां से निकलती है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। आपके हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी नदी है ये। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राचीन दृश्यद्वती थी। अभी तो मैं कुछ और बोल रही थी, प्राचीन दृश्यद्वती। अब दृश्यद्वती पर डिस्प्यूट है, क्योंकि उस टाइम पर लिखने वाले ने कोई क्लैरिटी नहीं दी, और आज ये इतनी भारी भरकम नदी नहीं है कि हम इसका इतिहास के बारे में कंफर्मेशन दे सकें। लेकिन पेपर में अगर आता है दृश्यद्वती, तो 2 नदियां इंपॉर्टेंट याद रखना, चेतांग नदी और एक हमारी साहिबी। दोनों इकट्ठे नहीं आएंगी, अगर पेपर में इकट्ठे आई तो फिर दोनों पे वही बात है, केस करेंगे बच्चे, फिर डिस्प्यूट होगा। वो एक का नाम देंगे, चेतांग और साहिबी, दोनों को दृश्यवती किसी किसी विद्वान ने माना। दोनों ही आ जाए तो चेतांग को पहली प्रायोरिटी देना, ना मिले तो दृश्यवती की प्रायोरिटी चले जाना साहिबी के साथ। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ मैं। साहिबी की खासियत है, ये आपके यहाँ 3 जिलों को कवर करती है। ये रेवाड़ी, अच्छा यहाँ से निकल के फिर ये कहाँ गई, कहाँ से निकली है, जीतगढ़ मनोहरपुर के पास सेवर पहाड़ी, बहरोड पहाड़ी। यहां से निकलने के बाद ये हरियाणा की तरफ आई, राजस्थान से मुड़ के हरियाणा, और हरियाणा में ये एक जगह है कोट कासिम, यहां से एंटर करती है। कोट कासिम रेवाड़ी के पास पड़ता है, तो रेवाड़ी में इसकी एंट्री हुई। हरियाणा से निकल के जयपुर से फिर ये रेवाड़ी की तरफ मुड़ी, कोट कासिम नाम की जगह में ये रेवाड़ी के पास आके और रेवाड़ी में घुस जाती है। और रेवाड़ी में जहां ये एंटर होती है वो झाबुआ है। झाबुआ एक जगह है रेवाड़ी में, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि यहाँ आपका मोर और चिंकारा इनका ब्रीडिंग सेंटर है, इनका ब्रीडिंग सेंटर।
ठीक है, प्रजनन केंद्र कह लीजिए। तो मोर और चिंकारा, मैंने आपको देखो कल ये पढ़ाए थे, कल और परसों। अगर सिर्फ चिंकारा आया तो अलग आंसर होगा, अगर ब्लैक बक आया तो अलग आंसर होगा, काला तीतर आया तो अलग आंसर होगा, याद होंगे ना ये आपको। तो मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? झाबुआ। झाबुआ का है? रेवाड़ी। कौन सी नदी घुसेगी यहाँ आके? साहिबी। कहाँ से निकल के आई? जयपुर, राजस्थान के जयपुर के जीतगढ़ मनोहरपुर के पास एक जगह पड़ती है, सेवर की पहाड़ी, अरावली का हिस्सा है वो, वहां से निकलती है। 300 किलोमीटर लंबी नदी, आपके यहाँ 100 किलोमीटर बहेगी और कोट कासिम के पास आके रेवाड़ी में घुसती है, और जहां ये एंटर करती है उसका नाम है झाबुआ। झाबुआ जहां मोर और चिंकारा का ब्रीडिंग सेंटर है, ठीक है। उसके बाद ये हरियाणा को कवर करेगी और 3 जिले आपके ये कवर कर जाएगी। कौन कौन से? रेवाड़ी में घुसी, गुड़गांव में और झज्जर में। तो RGJ ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि सबसे लंबी है ये। इन 3 जिलों को क्रॉस करती करती फाइनली ये चली जाती है नजफगढ़, दिल्ली की तरफ, क्योंकि झज्जर से फिर ये मुड़ जाती है और ये जाके नजफगढ़ झील में गिर जाती है। नजफगढ़ झील में गिर जाती है और ये झील जाके फिर यमुना नदी से मिली हुई है। तो इस तरह देखें तो हमारे दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी नदी साहिबी नदी किस में जाके गिर गई? यमुना नदी में, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि बीच में गायब हो जाती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये नजफगढ़ झील का हिस्सा है और जाके फाइनली ये यमुना नदी में गिरेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर समझ में आ गई होगी। इसका हेल्प करने के लिए इसमें पानी की मात्रा थोड़ी बहुत अपने में से जो डाल देती हैं, ये एक नदी है इंदौरी नदी। कहते हैं इंदौरी नाम का एक गाँव था, इंदौरी नदी, ये इसी को अशुमती भी कहा जाता है, प्राचीन नाम अशुमती नदी। अंशुमती भी लिखा हुआ है और अशुमती भी। साउथ की सबके 2-2 नाम हैं। तो इंदौरी का नाम एक अंशुमती या अशुमती है, साहिबी का नाम साबी था, ठीक है। इंदौरी नदी की खासियत, ये इंदौरी पहाड़ी से निकलती है, अरावली का रीजन है ये, और ये आपकी इंदौरी पहाड़ी ना, ऐसे कहते हैं यहाँ पे कभी पुराने टाइम में इंदौरी फोर्ट भी था और इंदौरी गांव भी था, तो उसके नाम उसके कारण इसका नाम पड़ गया इंदौरी नदी। ये हरियाणा में आती है, राजस्थान से है, 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, थोड़ा सा पानी है नाले टाइप, और फाइनली दोनों नाले या नदी कह लो जाके मिल जाते हैं आपकी सबसे लंबी नदी में। किस में? साहिबी में। तो ये साहिबी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इंदौरी सबसे बड़ी सहायक है किसकी? साहिबी की। साहिबी जो 100 किलोमीटर बहेगी तो उसमें लाके पानी मिलेगा ना किसी किसी का, तो ये इंदौरी अपना सारा पानी उसी में डाल देती है, ठीक है। इसके बाद तीसरी नदी है दोहान। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें पता होनी चाहिए, पेपर में आ सकती है। दोहान को वधूसर, ये इसी का नाम है, वधूसर नदी, दोहान का नाम। ऐतिहासिक नदी है, ये राजस्थान के नीम का थाना से निकलती है। तो कोई बहुत ऐसा तो पानी ये होगा नहीं कि बहुत लेके चलेगी, क्योंकि सूखे इलाके से नदी निकलेगी तो आप खुद सोच लो कि कैसी नदी होगी। तो दोहान रिवर, वधूसर नदी इसी का नाम है, ऐतिहासिक है, और नीम का थाना से निकल के ये भी आके आपकी साहिबी में गिर जाती है, साहिबी में, ठीक है। और इसके बाद चौथी नदी है आपकी कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी जिसको कसौती भी लिखते हैं, कसौती। तो चारों के नाम है देखो, कृष्णावती क से, कसौती नदी। कसौती नदी या कृष्णावती नदी बहुत छोटी सी नदी है और ये भी ऐसे ही अरावली की पहाड़ियों से निकल के, और ये भी किस में जाके गिर जाती है? साहिबी में। तो 3 नदियां साहिबी में गिरेंगी। कौन कौन सी? इंदौरी, इंदौर पहाड़ियों के कारण, इंदौर गांव के कारण, और इंदौर फोर्ट के कारण उसका नाम पड़ा। वो 2 हिस्सों में बहती है अलग अलग, और फिर उसके बाद मिल जाती है साहिबी में। साहिबी अपने रेवाड़ी में एंटर हुई थी, याद करो, कोट कासिम के पास झाबुआ में। फिर रेवाड़ी क्रॉस करते करते वो आगे कहाँ गई थी? गुड़गांव। फिर गुड़गांव से वो झज्जर, और झज्जर से वो चली गई दिल्ली के नजफगढ़ नाले की तरफ या नजफगढ़ झील की तरफ। नजफगढ़ झील आगे चली गई यमुना नहर, इसमें नदी में, ठीक है। ये चारों मैंने बता दी। अब इसमें लगे हाथ एक चीज और सुन लो, जो आपकी ये साहिबी नदी थी ना, इसमें एक बार बाढ़ आ गई थी। साहिबी नदी में आपके यहाँ बाढ़ आ गई, और ये बाढ़ कब आई आपके यहाँ? 1977 में साहिबी नदी में बाढ़ आ गई, और इस बाढ़ के चक्कर में बहुत सारा एरिया डूब गया। नजफगढ़ का एरिया जो था ना, ये भी डूब गया था। नजफगढ़ के आसपास के गांव जो हैं ये डूब गए थे सारे, और पूरा अपना ये जो राजस्थान, ये अपना है ना गुड़गांव का इलाका, ये प्रभावित हुआ, झज्जर प्रभावित हुआ, और रेवाड़ी प्रभावित हुआ। तो ये कहा गया कि भैया इस बार बाढ़ आई है, ऐसे तो फिर आ जाएगी कभी भी, तो इसका उपचार करो। इसीलिए 1989 में इस पे एक डैम बना दिया, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया एक बांध का, जिसको नाम दिया गया मसानी बांध। ऐसा नाम क्यों रखा? क्योंकि गांव जहां
जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन किया गया उस गांव का नाम मसानी है। तो मसानी बांध बनाया गया किस नदी के पानी को मैनेज करने के लिए? साहिबी, जो दक्षिणी हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। तो मसानी बांध बनाया गया 1989 में। इस नदी में बाढ़ आई थी, इसको आगे कभी ऐसी दिक्कत ना आए वो मैनेज करने के लिए। अब उसके बाद कभी बाढ़ नहीं आई, इनफैक्ट पानी ही नहीं होता, सूखी पड़ी रहती है। और अगर पानी हो ज्यादा तो नजफगढ़ झील को आगे जाके मिला दिया गया है यमुना नदी से। ठीक है, तो ये दक्षिणी हरियाणा की इंपॉर्टेंट नदियां थी। चलो जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। अब हम लोग सीधे अपना दक्षिणी, अब पढ़ाऊंगी तो तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। देखो, दक्षिणी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां, पहली लिखी है साहिबी नदी, इसी को साबी लिख देंगे, ही हटा के साबी। ये नदी राजस्थान में जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलती है, साहिबी सेवर, और कोट कासिम के निकट हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। कहां पर? झाबुआ, ये याद रखना, झाबुआ में एंटर करती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार रेवाड़ी के निकट मसानी, अभी बताया ना, बांध गांव के बाद ये नदी मरुस्थलीय क्षेत्र में विलीन हो जाती है, ऐसा कहा जाता है, मतलब सरकार कहती है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये नदी नजफगढ़ झील में गिरने के बाद एक नाले के द्वारा यमुना नदी में मिल जाती है। तो पूछें कि कहाँ किस में मिलती है, तो कहना यमुना में। ठीक है, वैसे कुछ कहते हैं गायब हो जाती है। ये नदी हरियाणा में कहाँ कहाँ बहती है? कहाँ से स्टार्ट हुई थी? रेवाड़ी से आई थी ना ये। तो आर जे और जी, RGJ यानी रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेंगे। इंदौरी नदी साहिबी की सहायक है। सारी नदियां साहिबी की में गिरेंगी, लेकिन इंदौरी की 2 शाखाएं हैं तो सबसे बड़ी सहायक है वो इसकी। अगला है इंदौरी, पहाड़ी का नाम, गांव का नाम, फोर्ट का नाम। इस नदी का उद्गम मेवात, कहीं सोचो कि इंदौरी क्या, तो गांव का नाम है, मेवात जिले के नूह कस्बे के, अब तो कस्बे का नाम और जिले का नाम एक ही हो गया, मेवात पहाड़ियों से निकलती है। तो मेवात में कौन सी पहाड़ियां होंगी? अरावली हिल्स। ठीक है, ये मैप है इसमें, इसको छोड़ देते हैं अभी। प्राचीन इंदौरी किला, पहले किला था फिर गांव बना, प्राचीन इंदौरी किले के निकट से निकलने के कारण इसे इंदौरी नदी कहा गया। ये HSSC कई बार पूछ चुका। इंदौरी की एक शाखा रेवाड़ी की सीमा पर साहिबी नदी से मिलती है, क्योंकि साहिबी की एंट्री ही रेवाड़ी से हुई थी, झाबुआ से। और दूसरी शाखा पटौदी यानी गुड़गांव के निकट साहिबी में मिलती है। तो 2 अलग अलग शाखाएं, एक पहले रेवाड़ी में मिल गई और फिर एक आगे जाके गुड़गांव में, उसी के बाद तो झज्जर में जाएगी, फिर नजफगढ़ में जाएगी। तो इसमें 2 शाखाएं, इसीलिए ये सबसे लंबी नदी है। किसकी सहायक? साहिबी की। अगली है दोहान, जिसका नाम मैंने क्या बताया अभी, देखो इसका नाम बताया था दूसरा मैंने आपको। इंदौरी का दूसरा नाम क्या था? इंदौरी का नाम था अशुमती या अंशुमती, अंशु होती है सूरज की पहली किरण। दोहान ऐतिहासिक होगी। उद्गम स्थल ढोसी, ड ढ द एक जैसे लग रहे हैं ना, ढ और द, तो ढोसी की पहाड़ी, ढोसी की पहाड़ी आपके यहाँ है ना, 652 मीटर, याद हो महर्षि च्यवन ने 7000 साल तपस्या की, वही ढोसी। तो दोहान नदी का आपके यहाँ ढोसी की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र से निकलती है। मतलब नीम का थाना से भी पानी आ रहा है और ढोसी की पहाड़ी, लेकिन दोनों सूखे पड़े इलाके हैं। ये नदी हरियाणा में महेंद्रगढ़ में आती है। तो आपके यहाँ कहाँ से एंटर हुई? महेंद्रगढ़। अभी इससे पिछली कहाँ थी वो, ये वाली, ये देखो ये कहाँ से आई थी, ये इंदौरी नदी, ये भी बाहर से आई थी। छोटा सा इलाका है इन सबका, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। महेंद्रगढ़ में आई है ये और लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। राजस्थान से आई है, वहां 29 किलोमीटर, आपके यहाँ 50 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। ऐतिहासिक है नदी। कृष्णावती, कसौती इसी का नाम है। ये एक छोटी नदी है जो राजस्थान में जयपुर से निकलकर, आपकी बड़ी नदी भी जयपुर से ही आई थी, कौन सी? साहिबी, उत्तर की ओर बहती हुई नारनौल के निकट, वो रेवाड़ी में घुस रही थी, ये महेंद्रगढ़ में। ये देखो ये भी महेंद्रगढ़ में, कौन से वाली? ये रही ना महेंद्रगढ़, दोहान भी महेंद्रगढ़। और ये आपकी इंदौरी किले के पास से, तो इसलिए इसका नाम मिल गया इंदौरी। कृष्णावती हुआ जयपुर से निकलकर नारनौल के निकट, तो 2 आपकी नारनौल महेंद्रगढ़ से। कृष्णावती नदी नीम का थाना, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर आदि से प्रवाहित होते हुए अंत में बहरोड नाले में मिल जाती है। और ये नाला कहाँ जाके गिरता है? साहिबी में, और साहिबी यमुना में, क्योंकि झील के किनारे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कल भी हमने आधा पढ़ा था, आज हमने आधा पढ़ लिया। अगला टॉपिक है हरियाणा की प्रमुख नहरें। पहले इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फिर किताबी भाषा समझ में आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान देना, नया टॉपिक है, जो अब समझ लेगा उसको दिक्कत नहीं होगी। नहीं समझोगे तो फिर सीधे किताब से पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है समझना। आपके हरियाणा की नहरों की प्रणाली बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट विकसित है। नहरें कहीं ना कहीं नदी से प्रभावित है, क्योंकि नहर ऐसा तो नहीं डायरेक्ट बनती है, नदी का पानी नहर में आता है ना, तभी आप नहर बनाते हैं। तो अभी हमने जिसने नदियां समझ ली उसको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। यमुना आपके यहाँ बहती है, 12मासी यम की बहन, सूर्य की पुत्री, नित्यवाहिनी, 320 किलोमीटर। एक आपके यहाँ बहती है घग्गर,
बरसाती नदी है लेकिन पानी अच्छा रहता है, तो इसीलिए आपने यमुना पे भी बांध बना रखा होगा, कोई कोई ना कोई बैराज, और घग्गर पे भी। तो इसलिए इन दोनों नदियों को क्योंकि हमने पढ़ लिया, समझ लिया, अब हमारे लिए नहर समझना बेहद आसान है। ध्यान से समझना, हमारे ऊपर की तरफ है पंजाब, और पंजाब में एक इंपॉर्टेंट रिवर है सतलुज। इस सतलुज पर बांध बना हुआ है भाखड़ा नांगल। दो बहुत पास पास है, भाखड़ा नांगल ज्यादा दूर नहीं है, दो जगह बने हैं, भाखड़ा और नांगल। ठीक है, ये डैम है, और यहाँ से आपके यहाँ भी नहर निकाली गई है, टोहाना से एंटर करती है। तो भाखड़ा नांगल नहर आपके लिए भी पानी मुहैया कराती है। आपके यहाँ भाखड़ा नांगल की एंट्री है टोहाना। टोहाना किसका हिस्सा है? फतेहाबाद का। ठीक है, कल हमने पढ़ा था, याद करो, जींद के बाद जब वापस घग्गर नदी हरियाणा में घुसी थी तो टोहाना से घुसी थी, जब उसमें सारी नदियां गिर गई थी। तो वही टोहाना है ये, जहां से भाखड़ा नांगल की जो शाखा है वो आपकी तरफ आती है। ठीक है, फिर ये आगे आके इसके से नहरें ऐसे निकाल के और सिंचाई करते हैं। इसी तरह से सिंचाई के लिए आपने नहरें निकाल रखी हैं। यमुना, ये हुआ क्या, जब यमुना आपके यहाँ घुसती है ना कलेसर से, जंगल है यहाँ पे, यहीं पे एक बैराज बना रखा है जिसका नाम है, ताजे वाला बांध कहते थे, हथनी कुंड बैराज कह देते हैं। ये एक ही चीज है, बस 2 किलोमीटर के अंतर पे एक ही के दो नाम, पैरेलल पैरेलल, इसकी भी कहानी सुना दूंगी। यहाँ बैराज बना के इस नदी के पानी को डिवाइड कर दिया, आधा इधर मोड़ दिया, आधा यूपी की तरफ मोड़ दिया, आधा हरियाणा। जो यूपी की तरफ गया इसे आपने दे दिया नाम पूर्वी यमुना नहर। ठीक भी है, इधर पूर्व है, और जो अपनी तरफ मोड़ी उसको आपने नाम दे दिया पश्चिमी यमुना नहर। इसको इंग्लिश में आप कहते हैं वेस्टर्न यमुना कैनाल। तो WYC, वेस्टर्न यमुना कैनाल। अब आपके यहाँ मुड़ते ही ये बस ऐसे पैरेलल, जिस तरह नदी बह रही है ना इसी तरह ये पैरेलल बह रही है, जो मुख्य नहर है। फिर इस नहर के आपने डिवीजन कर दिया, इसकी ब्रांचेस निकाल दी अलग अलग जगह, और इस तरह पूरे हरियाणा को फायदा मिल रहा है, पूरे हरियाणा को इस नहर का। तो ये दो बड़ी नहर हैं, एक जो भाखड़ा नांगल नहर है वो आपके यहाँ सिंचाई में मदद करती है, और एक आपकी पश्चिमी यमुना नहर। इन दोनों नहरों की इतनी शाखाएं फैली पड़ी हैं कि आज आप प्राउड के साथ कहते हैं कि लगभग आधा हमारा सिंचित क्षेत्र नहरों के कारण है और आधा ट्यूबवेल्स के कारण है। मतलब मेजर हिस्सा 48% और 51% बाकी अन्य साधन हैं। तो आप ये देखो, ये दोनों नहरें मिलके कितना सारा बड़ा एरिया का सिंचाई का इन्होंने एक अपने ऊपर सारा बर्डन ले रखा है। दो मेन नहरें, भाखड़ा नांगल वाली और पश्चिमी यमुना नहर। फिर इसकी ये सब शाखाएं हैं अलग अलग, जैसे दादूपुर वाली है, ये आपकी हांसी वाली है, नरवाना वाली है, फिर बहुत सारी शाखाएं। सिरसा शाखा जो आपकी सबसे बड़ी शाखा है ना, मतलब सबसे बड़ी ब्रांच है, वो है सिरसा। ये किसकी शाखा है? पश्चिमी यमुना नहर की शाखा है सिरसा वाली ब्रांच। ठीक है, ऐसे ढेरों ब्रांच हैं। तो एक बेस अगर आपको नदी वाला क्लियर है तो नहरें आपको इजीली समझ में आएंगी। चलिए थोड़ी सी बातें और करते हैं नहरों के बारे में। अभी मैंने नाम लिया पश्चिमी यमुना नहर, ये आपकी है। हरियाणा को पानी, पूरा जो सिंचाई है बड़ा हिस्सा ये इस नहर के कारण है। आपने इस पे कई सारे बिजली के प्रोजेक्ट भी लगा रखे हैं ताकि आपके यहाँ बिजली भी बनती रहे। ठीक है, तो पश्चिमी यमुना नहर जब आपके यहाँ एंटर करती है, पानी का डिवीजन जो है कहाँ पर है, ये किसने बनाई, इसकी हिस्ट्री को थोड़ी सी सुन लो, फिर बहुत आसान दिखेगी। इसकी हिस्ट्री एग्जैक्टली कहीं लिखित में नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है शायद 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान नाम के जो अपने फेमस एक शासक थे, जो मोहम्मद गौरी से लड़े भी थे। तराइन का पहला युद्ध जिसमें विजयी हुए, दूसरे में वो उनकी कहानी आगे नहीं बढ़ पाई 1192 में। तो 12वीं शताब्दी में शायद पृथ्वीराज चौहान ने ये नहर बनवाई थी हरियाणा में। ऐसी अटकलें हैं, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम कि ये इस तरह की कच्ची सी नहर खुदवाई होगी पृथ्वीराज, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं लिखा। हरियाणा में उनका बहुत कुछ था ना, मैंने आपको पर्यटन में पढ़ाया था कि ये अपनी इसमें थी ना कचहरी, तो शाम की बारादरी पढ़ाई थी, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी थी, इनका किला था हांसी में, तो वही पृथ्वीराज चौहान। शायद इन्होंने कभी पश्चिमी यमुना नहर वाले हिस्से में ऐसे खुदवाई होगी कच्ची नहर, बस इतना पता है हमें आइडिया। एक आदमी था जिसको कहते हैं शाह ए नहर, उसने ढेरों नहरें बनवाई। कौन था ये आप जानते होंगे? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश में, मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक, जब दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश चल रहा था। ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था तुगलक वंश 1320 से, और फिर ये लंबा टिका था। तो उसमें जो अंतिम आदमी था ना, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, इसने जब राजपाट शुरू किया तो इसने नहर खुदवाई हमारे यहाँ। 1335 के आसपास की घटना है, इसका कंफर्म है कि इसने नहर खुदवाई। उसकी आप अटकलें लगा रहे हैं कि शायद ऐसा होगा, कच्ची उसने बनवाई होगी, फिर इसने उसको रेनोवेट, सफाई करवा दी। भाई एक चीज खाली पड़ी रहेगी तो उसमें
पेड़ पौधे निकल आएंगे, मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, तो इसने उसको साफ करवाया। ठीक है, इसके टाइम में फिर यूज हुई। इसके बाद वो लंबे टाइम तक किसी ने उस पर काम ही नहीं किया, और फाइनली 1750 आते आते उसमें इतना गाद, गाद होता है रेत मिट्टी टाइप का, जिसको सिल्टिंग बोल देते हैं अंग्रेजी में, ये इतनी ज्यादा हो गई, इतनी भारी भरकम मिट्टी के पूरे ऐसे ऊपर ऊपर तक हीप ढेर इकट्ठे हो गए, क्योंकि पानी आएगा तो मिट्टी के उसके साथ आएगी ही आएगी, रेत उसके साथ आएगा ही आएगा। तो फिर क्या हुआ, उस नहर में पानी रुक गया, मतलब पानी आना बंद हो गया, इतनी सिल्टिंग हो गई उसके आसपास कि पानी रुक गया। तो पानी फिर किस तरफ जा रहा होगा, तो दिल्ली की तरफ या यूपी, क्योंकि आपकी तरफ तो आना मुश्किल हो गया। ये काफी दिनों तक ऐसी ही पड़ी रही, 1750 से इसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर जाके ये वो दौर था जब आपके देश में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और कोई बहुत ताकतवर राजा नहीं था जो इस तरह के काम कर पाता, तो ये बड़ा एक होता ना अनअटेंडेड, कि ध्यान ही नहीं दिया, जो चल रहा है चलने दो, उस टाइप का टाइम था। फिर इसके बाद 1817 में इसके ऊपर ध्यान दिया, अब अंग्रेजों के राज में आ गए हम, तो इस पे ध्यान दिया और इसको साफ करवाया गया। एक आदमी था G.R. ब्लेन, इंजीनियर था, और इसने जिस ग्रुप का सहारा लिया, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इलाका बंगाल था, तो बंगाल इंजीनियर ग्रुप, इस ग्रुप की मदद से इसने इसको साफ करवाया 1817। कहते हैं 3 साल लगे इसकी साफ सफाई में, तो इतनी गंदी हो गई थी गाद वाद कि मजदूरों ने खूब काम किया 3 साल, तब जाके ये नहर दोबारा साफ हुई। और इसके बाद इस नहर के साफ होने के बाद 15 साल बाद, 1817 चल रहा है ना, 15 साल बाद क्या आएगा, 1832। तो 1832 और 33 में इस नहर को साफ करने के बाद ये आपने बांध बनवा दिया इन अंग्रेजों ने। कौन सा, ताजे वाला बांध। अब पानी का पूरा डिवीजन तरीके से किया गया, क्योंकि बांध है तो पानी को मोड़ सकते हैं। अब एक शाखा क्योंकि साफ करवा दी थी तो हमारी तरफ मोड़ दी, और एक मोड़ दी यूपी की तरफ, तो इस तरह से ताजे वाला बांध का निर्माण हुआ 1832-33 के बीच में। ठीक है, इसके बाद फिर लंबे टाइम तक ठीक है, अभी अंग्रेजों की प्रॉपर्टी, भाई अंग्रेज यहाँ राज कर रहे हैं, तो अंग्रेज जो है अपना पहले कंपनी के रूप में यहाँ से टैक्स उगाही कर रहे हैं, और अच्छा इलाका है, पानी मिलेगा तो टैक्स अच्छा मिलेगा उनको, इसलिए तो काम किया। और फिर महारानी ब्रिटेन, तो ठीक ठाक काम चलता रहा, यहाँ के किसानों को पानी इजिली अवेलेबल हो गया और उनको अगलों को टैक्स मिलता रहा। 1999 में ये धीरे 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 ताजेवाला में फिर सिल्टिंग की प्रॉब्लम आ गई, वही गाद रेत, बहुत दिक्कत, तो पानी मुड़े तो बड़ी दिक्कत हो, इसीलिए ताजेवाला बांध के बिल्कुल पास 2 किलोमीटर दूर पर एक बैराज बनाया गया, बांध का छोटा रूप मान लो, हथिनी कुंड बैराज। हथिनी कुंड बैराज, यहीं से डिवीजन है आज की डेट में, ताजेवाला और हथिनी कुंड एक ही एरिया में है। आप दोनों को देख के आएंगे तो कोई अंतर नहीं है दोनों में, पहले ताजेवाला से रूट को मोड़ रखा था, अब हथिनी कुंड से मोड़ दिया, तो कोई अंतर नहीं है, दोनों कलेसर के पास हैं, दोनों की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो हथिनी कुंड बैराज, जब वहां सिल्टिंग ज्यादा हो गई, गाद इकट्ठा हो गया, तो फिर ये डेवलप कर दिया। ठीक है, जब आपके नेहरू का जन्म है ना 1889 में, इस साल में आपकी शाखा बनी थी जो सबसे लंबी शाखा है, कौन सी बताई मैंने, वो सिरसा शाखा। अलग अलग शाखाएं हैं ना, हांसी बुटाना दादूपुर नलवी कई हैं ये, तो इसमें सिरसा शाखा सबसे लंबी है। और अगर मैं कहूँ कितनी लंबी है पश्चिमी यमुना नहर, तो इसकी टोटल अगर आप लंबाई हर एक को मापेंगे तो 325 किलोमीटर निकल आएगी, और अगर आप मेन को मापेंगे, जो मेन एक है, फिर तो शाखाएं हैं ना, वो 86 किलोमीटर है। ठीक है, ये है सतलुज, ये सतलुज नहीं सॉरी, यमुना का वेस्टर्न हिस्सा, मतलब पश्चिमी यमुना नहर। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई होगी। अब इस नहर से ढेरों शाखाएं निकलती हैं, एक शाखा के लिए दिल्ली ने हमें अप्रोच किया, दिल्ली ने MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये कोई 2 कंपनीज के बीच में, किन्हीं 2 राज्यों के बीच में किन्हीं चीजों को लेकर बनाया जा सकता है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिल्ली ने हमारे साथ किया, और दिल्ली ने कहा ये जो पश्चिमी यमुना नहर है ना, इसकी एक शाखा आप स्पेशल हमारे लिए निकलवा दीजिए, उस शाखा का पानी दिल्ली तक पहुंचा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, निकलवा देंगे, वैसे भी दिल्ली जाता है यमुना का पानी, यूज जितना हम करते हैं उसके बाद तो दिल्ली मुड़ती है ना ये, तो हमने कहा ठीक है पैसा दे देना। दिल्ली ने हमें पैसा दे दिया, और हमने एक नहर बना दी जिसको मुनक नहर नाम दिया गया। मुनक नहर, जो हरियाणा के बच्चे हैं वो जानते भी होंगे, मुनक नहर आपके करनाल से स्टार्ट हो जाती है, तो ये किस पश्चिमी यमुना नहर का ही तो पानी है मुनक नहर में, ये यहाँ से स्टार्ट होके करनाल से, और फिर ये दिल्ली चली गई, और दिल्ली में एक जगह है हैदरपुर, हैदरपुर में वाटर प्लांट लगा है बहुत बड़ा, पानी का बहुत बड़ा प्लांट, पूरी दिल्ली का मेन हिस्सा पानी का हैदरपुर से सप्लाई किया जाता है। अब तो खैर 1-2 उन्होंने और डेवलप कर लिए, लेकिन हैदरपुर का बहुत बड़ा योगदान, और दिल्ली जो पानी नसीब
होता है ना दिल्ली को, वो हैदरपुर के कारण। और हैदरपुर ने कैसे पानी इकट्ठा किया, हमने भेजी वहां मुनक नहर। मुनक नहर का पैसा दिल्ली वालों ने ही दिया था, तो हमने उनके कहने पर कि भैया वहां जाके, अब जैसे वहां से मुड़ते 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 बहुत लंबा, तो एक स्पेशल मुनक नहर इसलिए डेवलप कर ली थी ताकि सारा पानी जो है वो दिल्ली वालों को मिलता रहे। ठीक है, तो ये मुनक नहर याद रखना। ये हमारी एक नहर कंप्लीट हुई, बड़ी नहर, जिसका नाम क्या था, पश्चिमी यमुना नहर। अब एक और नहर है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल, वो तो मैंने बता ही दिया। वो हिस्सा एंटर करता है टोहाना से, फिर वो सिरसा टोहाना का पूरा एरिया कवर करती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं अब किताबी भाषा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। हरियाणा के सभी एग्जाम्स में देखना, पानी, नदी, सिंचाई, वन और वन्य जीव, ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दिए तुम लोगों को। अब इनकी बार बार रिवीजन करनी है। अब जो पढ़ा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर कर रहे हैं हम। हरियाणा की प्रमुख नहरें, यही पढ़ना है ना अभी, ये तो हमने देखो नाले वाला तो पढ़ लिया था। हरियाणा की मुख्य रूप से सिंचाई ट्यूबवेल और नहर, तो आपके दो सबसे बड़े साधन हैं सिंचाई के, एक ट्यूबवेल और एक नहर। दोनों 50-50% के हेरफेर, एक 48 पॉइंट समथिंग, एक 51%। ठीक है, परंतु हरियाणा की प्रमुख नहरों में से एक तो पश्चिमी यमुना नहर है जो सबसे पुरानी है। कैसे पुरानी है, क्योंकि कहते हैं पृथ्वीराज ने खुदवाई थी, फिर उसको साफ किसने करवाया, रेनोवेट, तो फिरोज शाह ने। तो आप लगा लो 12वीं शताब्दी में आपकी ये नहर बन गई थी। तो सबसे पुरानी नहर कौन सी हुई, पश्चिमी यमुना नहर, जो यमुना नगर के ताजेवाला से निकलती है। ताजेवाला ही आज आप हथनी कुंड कह सकते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, ये थोड़ा सा गलत टाइपिस्ट ने कर दिया, 325 है, 26 नहीं है, ये 325 लिखना था, 3226 गलत प्रिंट हो गया। ये 325 है, इसको कान खोल के सुनना, बातें कहेंगे जी ऐसा लिखा था। 320 किलोमीटर तुम्हारी बहती है यमुना, और जो आपकी नहर है उसी के हेरफेर में है ना, तो 325 किलोमीटर है आपकी पश्चिमी यमुना नहर। कहीं इसको 3000 में टिक कर दो, ये गलत है, 325। यमुना नहर द्वारा आप रोहतक, करनाल, अंबाला, सिरसा, सोनीपत, राजस्थान और दिल्ली, मुनक नहर का एग्जाम्पल दिया ना 102 किलोमीटर लंबी वाली का, दिल्ली के भागों में भी सिंचाई और पीने का पानी भी दिल्ली इसी से निकालता है। तो आप देखो 102 किलोमीटर लंबी नहर आपने मुनक पश्चिमी यमुना में से ही तो निकाल रखी है। भाखड़ा नहर आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट नहर, जो जिसका पूरा जाल है, सतलुज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध। ये नहर निकाली गई है और ये नहर पंजाब से होती हुई हरियाणा में टोहाना, फतेहाबाद में प्रवेश करती है। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर, ये नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। ये नहर 1879, गलत छपा हुआ है ये एक्चुअली मैंने उसको 3-4 सन लिख के दिए थे, उसने वो मिक्स करके एक लिख दिया। ये मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी, उस कहानी को नोट डाउन कर लेना। अब एक बार सुन के वीडियो दोबारा देख लेना किस टाइम के आसपास है, 40 मिनट के आसपास ये सारी बातें मिलेंगी, 35 मिनट के। क्या क्या बताया मैंने आपको, ये पहले बनवाई पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में, फिर इसको 14वीं शताब्दी में रेनोवेट करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, फिर उसके बाद इसमें पानी, गाद, ये सब रेत इकट्ठा हो गया, फिर 1750 रुक गया पानी आना। 1750 से 1817 तक कोई कामकाज नहीं हुआ, नहीं आया पानी तो पड़ा रहा, क्योंकि उस टाइम आपके देश में स्टेबिलिटी भी नहीं थी। आपके यहाँ कोई ताकतवर राजा नहीं जो खर्चा करता, ना कंपनी को उतनी आपकी टेंशन थी। लेकिन जब कंपनी ने देखा सोने की चिड़िया है, पैसा उठा सकते हैं खूब, तो फिर उन्होंने काम करवाया। इसीलिए 1817 में GR ब्लेन नाम के आदमी ने बंगाल इंजीनियर ग्रुप की सहायता से उसको 3 साल मजदूर लगा के साफ करवाया। और 1817 के 15 साल बाद 1832 में वहां ताजेवाला बांध बना। फिर उसी बांध में जब सिल्ट दोबारा से इकट्ठा हुआ तो फिर ये हथनी कुंड बैराज बना। कब बना ये बना 1999 में। ठीक है, वो सारी कहानी अपने आप लिख लेना नोट्स में, थोड़ी मेहनत करनी होती है। ऐसे सिर्फ कान में इसको लीड को डाल के सुनने से पेपर पास नहीं होगा। थोड़ा सा एक्टिव बनो, किताब को सामने रखो, अंडरलाइन करो, मेन चीज को लिखो जो बताया जाए एक्स्ट्रा में। सारी चीजें ऐसा नहीं होता कि एक साथ परोस दी जाए, उसमें से फिर आपको अपने आप भी देखना है कि भैया मुझे क्या लिखना है। ये सब बातें लिखी नहीं है, इतना सब कुछ लिखने से ना किताब बहुत भारी बन जाती। तो मेन चीजें लिख दी। ये 1879 को ठीक कर लेना कि मैं यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई। इसके द्वारा करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत ऐसे नाम ऊपर भी आए थे। इसके साथ साथ राजस्थान के कुछ भागों में भी सिंचाई की जाती है। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई। तो कितनी ज्यादा, 5 लाख हेक्टेयर, एकड़ में सोच लो कितना बड़ा हिस्सा। तो ये सब सिंचाई होती है आपकी पश्चिमी यमुना। ये तो आपकी लाइफलाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पश्चिमी यमुना नहर। भाखड़ा नहर
ये नहर सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर निकाली गई है। भाखड़ा नहर का नाम है, नांगल आपका मेन भाखड़ा नांगल डैम कहलाता है। इससे सिरसा, क्योंकि इसकी एंट्री फतेहाबाद से है, तो सिरसा, रोहतक, हिसार, भाई ये अब खुद सोचो, ये महेंद्रगढ़ तक इसकी शाखा जा सकती है, मेन एरिया इसका ऊपर होगा। तो सिरसा, रोहतक, हिसार जिलों में 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इसकी 2 शाखाएं हैं। जो पंजाब वाली है ना, इसकी 2 ब्रांचेस हैं, नरवाना जो कि जींद में पड़ेगा और बरवाला जो कि आपका हिसार में पड़ेगा। तो जींद और हिसार उसी रीजन में तो एंट्री करती होगी ये, फिर वहां से इसके लिंक बना दिए। नरवाना शाखा लिंक कैथल और जींद में सिंचाई होती है। नरवाना पड़ेगा जींद में, तो कैथल और जींद दोनों ऊपर ही हैं। बरवाला लिंक हांसी में है, तो हिसार और फतेहाबाद। इसकी एंट्री कहाँ से थी? फतेहाबाद के टोहाना से। और ये नरवाना नाम है तो जींद की तो करेगी करेगी, कैथल और जींद इकट्ठे ही तो हैं भाई, जींद और जींद के ऊपर कैथल, जींद के से पहले ही तो कैथल है। बरवाला वाली हिसार, फतेहाबाद यहीं से एंटर हुई थी। इन दोनों नहरों को, इनको पश्चिमी यमुना नहर फीडर प्रोजेक्ट के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये सब कुछ आपस में मिक्स होकर पूरे हरियाणा को सिंचाई की सुविधा देता है, सब कुछ, चाहे वो पश्चिमी यमुना नहर हो, चाहे वो नरवाना वाली हो, ये टोहाना वाली, और आपकी हांसी वाली। ठीक है, तो इसको जोड़ दिया पश्चिमी, यानी सतलुज वाली को भी पश्चिमी यमुना नहर फीडर से जोड़ दिया आपस में। जाल है पूरा इनका। जवाहरलाल नहर अब छोटी नहरें शुरू हो गई, भाखड़ा नहर में से निकाली गई है, महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है। इनके जिले याद करने होते हैं। जैसे पूछ लेंगे जवाहरलाल नहर किस जिले में है, किस जिले की सिंचाई, तो जवाहर नाम का आदमी महेंद्र का फ्रेंड था, तो जवाहर भी एक आदमी का नाम, महेंद्र भी। जवाहर किसका दोस्त था? महेंद्र का, तो महेंद्रगढ़ की सिंचाई। नेक्स्ट है भिवानी नहर। भाखड़ा नहर की जो शाखा भिवानी जिले की सिंचाई में सहायक है, उसे भिवानी नहर कहते हैं। तो भिवानी नहर कहाँ की सिंचाई करेगी? भिवानी नहर भिवानी की करेगी। और जवाहर किसका दोस्त था? महेंद्र का, महेंद्रगढ़। गुड़गांव नहर है, ये यमुना नदी पर दिल्ली में ओखला नाम की एक जगह है, वहां बैराज बनाया, थोड़ा रोका पानी को और फिर गुड़गांव नहर निकाल दी, उसी से आगरा नहर भी। ठीक है, गुड़गांव नहर यमुना नदी पर ओखला जो कि दिल्ली में है, यहाँ बांध, बहुत कोई बड़ा बांध नहीं है दिल्ली में, छोटा सा बैराज है, बांध बनाकर निकाली गई है, जिससे गुड़गांव और फरीदाबाद, तो देखो यमुना आपके गुड़गांव फरीदाबाद में भी पानी यूज कर लेते हैं, क्योंकि उस तरफ से आपका देखो जब ये एग्जिट कर रही होगी ना, अब ये निकलने वाली होगी गुड़गांव फरीदाबाद के बाद, तो फिर ये निकलेगी ना हसनपुर से आगे जाके, तो उससे पहले बैराज बना दिया दिल्ली में, क्या नाम रखा? ओखला, और फिर पानी को मोड़ दिया गुड़गांव नहर में, तो वो गुड़गांव और फरीदाबाद की सिंचाई कर देगी। ठीक है, इसमें फिर आगरा नहर, तो वो आगरा की तरफ मुड़ेगी, निकाली गई है, जिससे गुड़गांव और फरीदाबाद के, यानी यमुना देखो कहाँ कहाँ तक सिंचाई कर रही है। हरियाणा की जीवन रेखा SYL, ये भी हमारी जीवन रेखा है, पर अभी इसमें पानी नहीं है, तो इसलिए अभी पूरा हरियाणा किसके ऊपर डिपेंड करता है? पूरा हरियाणा इस टाइम पर पश्चिमी यमुना नहर के सहारे है, कि भैया पानी की मेजर जो डिमांड है वो पश्चिमी यमुना पूरी कर रही है। लेकिन हम ये दावा करते हैं कि पश्चिमी यमुना से बहुत ज्यादा बेहतर हरियाणा को पानी की सुविधा मिलेगी, अगर पंजाब ने अपना वादा पूरा किया और अगर सुप्रीम कोर्ट पंजाब पे दबाव बना पाया कि वो सतलुज यमुना लिंक नहर का जो उसके हिस्से का काम है उसको पूरा कर ले। अभी मैंने विवाद बताया नहीं, इसको आगे समझा दूंगी जब ये टॉपिक आएगा, आगे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी डिटेल से बताऊंगी। अभी छोटी नहरें पढ़ रहे हैं। भिवानी नहर हमने पढ़ लिया, हमने जवाहर नहर, जवाहर महेंद्र का दोस्त था, भिवानी भिवानी की करेगी। VN चक्रवर्ती, अगर तुम्हें याद हो मैंने तुम्हें राज्यपालों का टॉपिक कराया था, एक राज्यपाल था 1967 में बना और 67 को उल्टा कर दो 76 तक रहा, वो भी एक्सपायर हो गया, नहीं तो हो सकता और लंबा टिकता, सीट पे बैठे बैठे एक्सपायर हुए थे ना, तो 9 साल तक जिसने आपके राज्य में राज्यपाल, सबसे लंबा राज्यपाल, उनके नाम की आपके यहाँ एक योजना बना दी आपने नहर की। तो VN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, सबसे लंबा कार्यकाल, जो हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे, उनके नाम पर भिवानी में भिवानी उत्थापक नामक योजना लागू की गई। अब ये आपके चरखी दादरी में पड़ती है। तो VN चक्रवर्ती कौन था? हरियाणा का सबसे लंबे कार्यकाल को निभाने वाला राज्यपाल। 1967 जब आप बना था ना आपका हरियाणा, तभी अगले साल बन गया और फिर 1976 तक रहे और एक्सपायर हो गए, अदरवाइज हो सकता और लंबा टाइम पीरियड देखते। तो ये VN चक्रवर्ती के नाम की कहाँ है? पहले भिवानी में थी, अब चरखी दादरी बन गया, अब चरखी दादरी में है। ठीक है, तो भिवानी उत्थापक नामक योजना एक
लोहारू के बारे में भी, चलो ठीक है इसमें देखते हैं अभी। हरियाणा का सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? सिरसा। भाई सबसे लंबी शाखा आपने सिरसा की पढ़ी। और सबसे कम सिंचाई वाला है पंचकुला। पंचकुला का वैसे भी एरिया आप देखो जंगल है, मैंने पढ़ाया था ना 43% पर जंगल है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं पूरी, तो यहाँ बहुत ज्यादा कोई खेती नहीं होती, यहाँ सबसे कम गेहूं पैदा होता है, तो फिर सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए सबसे कम सिंचाई पंचकुला, सबसे ज्यादा सिंचाई जिसका एरिया ज्यादा है नंबर 1 वाला तो सिरसा है आपका, 4277 वर्ग किलोमीटर है ना। हरियाणा में राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, अगर बाढ़ आ जाए तो उसके नियंत्रण के लिए एक बोर्ड बनाया जिसका मुखिया बना दिया सीएम को। हरियाणा में आपने कौन सी नदी ऐसी देखी जिसमें रोज बाढ़ आएगी? हरियाणा में बाढ़ आना कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं कि रोज बाढ़ आ जाए, यहाँ तो कभी आई, लास्ट बाढ़ हरियाणा में वो मसानी वाले हिस्से में आई थी साहिबी में, बाकी हरियाणा कोई बहुत ऐसा नहीं है। यमुना नदी में बाढ़ आने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि अगर पानी बढ़ा तो फिर उसको ज्यादा बढ़ा देंगे ना नहरों वाले पार्ट को, तो पश्चिमी और पूर्वी की तरफ निकाल देंगे तो फिर कैसे डूबेगा हरियाणा? जैसे नहर में तो क्वांटिटी बहुत सारी हो सकती है ना, अगर पानी बहुत बढ़ जाए तो पश्चिमी यमुना के जो आगे नहरों का जाल है उसको पूरे को खोल देंगे, तो इसलिए चांसेस उतने ज्यादा नहीं है कि बिल्कुल बाढ़ से ग्रस्त होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर फिर भी कुछ हो जाए तो सीएम इसका हेड है। कुल सिंचाई सुविधा हरियाणा में 75% सिंचित भूमि के 42% को नहरों द्वारा और 7, ये पुराना आंकड़ा हो गया, अब ये 42 की जगह 48 है, तो 48 और ये हो गया आपका घटा के 51, इसके 6 ही तो इसमें मिल गए तभी तो ये 48 हुआ, तो अब ये 48 है और ये 51, यानी नहरों ने जो सिंचाई की है वो 48, आधे से थोड़ी सी कम है बस नहरें, और नलकूप जो है वो आधे से थोड़े से फालतू हैं, वहां से 6 बढ़ा देना, यहाँ से घटा देना। 51% ट्यूबवेल से करते हैं आप और 48% आप नहरों से, तो नहरों का तो पूरा जाल है, आधे हरियाणा में फैला है, फिर भी अंतर है इसलिए याद रखना, ठीक है। प्रमुख बांध बता दिए इन्होंने, ये क्या विजिबल है देखना बच्चों को, विजिबल है, ठीक है। ये देखो हरियाणा का जिला, नदी और बांध, यमुनानगर जिले में आपके 2 बांध, 2 बैराज दिखाए गए हैं, बहुत बड़े बांध नहीं है, एक तो यमुना नदी पर है ताजेवाला और एक है हथनी कुंड। ताजेवाला पुराना है, जब उसमें सिल्टिंग का इशू आया तब बनाया हथनी कुंड 1999 में, ताजेवाला 1832-33 में सबसे पुरानी आपकी जो नहर है जिसका नाम है पश्चिम यमुना नहर, उसका हिस्सा, यहीं से तो मुड़ती है वो ताजेवाला, अब हथनी कुंड है 1999 1832-33। सिरसा में घग्गर नदी जब आगे जाती है राजस्थान तो उससे पहले ओट्टू बैराज बना दिया, ठीक है, इस पे वीय राज नाम का बांध बनाया गया, छोटा ही है, वीय राज, राजाओं जैसा वीय राज नाम का बांध, ओट्टू बैराज कहाँ है? ये सिरसा में, किस नदी पर? घग्गर। फिर यहाँ से घग्गर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और आगे जाके हाकड़ा बन जाती है। यमुनानगर में एक नदी है सोम्ब नदी, पथराला बैराज, कल अगर आपको याद हो हमने पथराला, सोम्ब और बूढ़ी का नाम पढ़ा था यमुना में, तो वही है ये सोम्ब नदी पर यमुनानगर में पथराला बैराज, छोटा सा बैराज है ये भी। रेवाड़ी में साहिबी, जिसको साबी नदी भी कहते हैं, गांव मसानी में मसानी बांध है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, इसमें तो बाढ़ आई थी साहिबी में 1977 में, फिर 89 में जाके वो बांध बना था। पंचकुला पिंजौर, इसमें 4 छोटे बांध, ऊंची हाइट नहीं है, कम हाइट के 4 बांध, कौन कौन से? कौशल्या, छामला, दंगराना और दीवान वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, घग्गर नदी पर है, सूखे पड़े हैं डैम, मैंने देख रखा है ये बिल्कुल मेन जो चंडीगढ़ है ना उसमें अगर कहीं आप किसी ऊंची इमारत में रुकते हैं जाके देखते हैं तो आपको विजिबल होगा ये चारों डैम। कौशल्या तो बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, कौशल्या, छामला, दंगराना और दीवान वाला, ये 4 बांध है, कहाँ? घग्गर नदी पर। घग्गर में तो पानी सिर्फ बारिश के कारण ही ज्यादा बढ़ता है। साहिबी बाढ़ आई थी इसलिए मसानी, सोम्ब पथराला यमुनानगर में इसी की वो थी ये सहायक नदी। सिरसा में ओट्टू बैराज, वीय राज नाम का बांध, और ताजेवाला पहले बना था 1832-33 में, ये 1999 में, ठीक है। चारों बांध। आगे क्या कह रहे हैं? गुड़गांव नहर पर, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, गुड़गांव नहर पर ओखला बांध, यमुना नदी पे ओखला नाम की जगह गुड़गांव ना, नहर गुड़गांव और फरीदाबाद की सिंचाई करती है। अनंगपुर बांध आपका यमुना नदी पर है फरीदाबाद में, और आपने सुना होगा अनंगपाल तोमर जिसने दिल्ली बसाई थी, तोमर वंश का था ना 8वीं शताब्दी में, जिसने दिल्ली बसाई ढिल्लिका के नाम से, उसने दिल्ली से लगता है तो फरीदाबाद, उसने फरीदाबाद में सूरज कुंड एक ऐसे झील बनवाई थी सूरज कुंड, उसी को कई नामों से बुलाया
जाता है। ये वही अनंग पाल है जिसने एक डैम बनवाया। क्या नाम रखा है इसका? अनंग बांध, अनंगपुर बांध। देखो अनंगपुरा और अनंगपुर एक ही चीज है। ग्रेविटी बांध है ये, ग्रेविटी डैम, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। ग्रेविटी डैम है ये। और इसकी खासियत ये है कि ये आसपास की ना वाइल्ड लाइफ, एक पूरा रीजन है हरियाणा जिसमें, और आपका दिल्ली तक फैला हुआ है। राजस्थान का सरिस्का का नाम सुना आपने? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान की। तो वहां से और आपका हरियाणा और दिल्ली तक एक पूरे एरिया को वाइल्ड लाइफ, जैसे एक तरह से ना भाई थोड़ा सेफ रहे, लेपर्ड के संरक्षण के लिए बनाया गया। ये डैम उसी के बीच के हिस्से में आता है। और यहाँ पर दो हिस्से इंपॉर्टेंट हैं। इसी डैम के आसपास के बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं जहाँ पे घूमने जा सकते हैं। ठीक है, तो वो बांध है ये, ग्रेविटी डैम, याद रखना। 8 मीटर ऊंचाई है। तो उस टाइम पर बनाया था कि भाई अगर फरीदाबाद के आसपास कहीं बाढ़ आने लगे तो ये डैम हमें बचा ले। यमुना नदी पर है फरीदाबाद में, अनंगपाल तोमर द्वारा बनवाया गया। पर्यावरण की दृष्टि से उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध, टिहरी इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है, पूरे इंडिया का सबसे ऊंचा टिहरी बांध। और अब दो नए बांध बना रहे हैं, रेणुका और किशाऊ। इनको थोड़ा सा सुन लो। किशाऊ बांध बनाया जा रहा है आपके उत्तराखंड और ये है ना हिमाचल प्रदेश, इसकी बाउंड्री पर। जैसे दिल्ली और हरियाणा है, ऐसे उत्तराखंड और हिमाचल की बाउंड्री है, वहां एक बांध बना रहे हैं जिसको नाम दिया रेणुका बांध। ये किशाऊ बांध, किशाऊ, ये जो नदी है ना जिस नदी पर ये बन रहा है वो यमुना में अपना पानी गिराती थी, उसका नाम है टोन्स नदी। इंपॉर्टेंट है जो बोल रही हूँ। किशाऊ बांध उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। जिस नदी का पानी ये रोकेगा उसका नाम है टोन्स, TONS, टोन्स नदी, जो किस में गिराती थी अपना पानी? यमुना नदी में। ठीक है। और इसी तरह रेणुका बांध है, रेणुका एक देवी है, और गिरी नाम की एक नदी बहती है यहाँ पर, उस पर बनाया जाएगा। ये भी बना नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये मैं देख के भी आए थे, मैं और परिमल सर एक बार। किशाऊ बांध बहुत भारी भरकम बांध बन रहा है, और कह रहे हैं टिहरी के भी बाद ये दूसरा बड़ा बांध होगा इंडिया का। ये कौन सी नदी के ऊपर? टोन्स के ऊपर। ये गिरी नदी देवी के नाम पर है। ये आपका रेणुका बांध उतना बड़ा नहीं बनेगा जितना किशाऊ बनेगा। दोनों नदियां गिरी और टोन्स दोनों किसकी सहायक थी? यमुना की। तो कह रहे हैं इससे फिर हरियाणा को भी फायदा होगा बिजली और पानी का। ठीक है, तो आज हमने नहरों का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। झीलें कल पढ़ा दूंगी, आज टाइम हो गया तो झीलें कल पढ़ेंगे। उम्मीद है ये चैप्टर तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। मेरे पढ़ाने से तैयारी नहीं होगी, तैयारी तुम्हें खुद करनी है। अपने आप टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। किताब उठाओ और टॉपिक को जितना हो सकता है बार बार पढ़ो। जितना मैं बोलती हूँ एक्स्ट्रा तुम्हें मिले, जैसे जो इसमें नहीं लिखा ना वो किताब में भी नहीं लिखा, वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये मैं क्लास में भी लिखवाती हूँ, ऐसा नहीं कि क्लास के बच्चों को नहीं लिखना। क्लास में भी सारी चीजें जो बता रही हूँ एक्स्ट्रा, ये सब लिखवाती हूँ। ये अपने घर पे बैठ के लिख लेना और फिर उनको 2-4 बार पढ़ना ताकि वो याद हो जाए। मैंने तुम्हें सारी चीजें समझा दी जो इंपॉर्टेंट है। इसी में आगे SYL का जब जिक्र आएगा तो उसकी भी पूरी हिस्ट्री बता दूंगी। ठीक है, अब झीलों का टॉपिक है, इसको हम कल पढ़ लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और ढंग से पढ़ा करो, क्योंकि पढ़ाई है जो तुम्हें कामयाब बना सकती है। तो सारी चीजें भूल के और सारा फोकस रखो पढ़ाई पर। अब ऐप वालों के पास इतना मटेरियल है, इतना मटेरियल है कि अगर वो 2-3 महीने भी ढंग से पढ़ेंगे ना तो वो पास हो सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ेंगे नहीं तो कोई पास नहीं होगा। तुम्हारे पास सब चीजें हैं, टीचर तुम्हारे फोन के अंदर घुसा बैठा है। तुम ये देखो और क्या चाहिए। मैथ्स में कोई टॉपिक अटके, साइंस में कोई टॉपिक अटके, हिस्ट्री में कुछ अटके, पॉलिटिकल साइंस में कुछ अटके, वही टॉपिक खोल के पढ़ लो। अब तुम्हारे हाथ में है सारी चीजें। जो वैसे टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे हम लोग वैसे पढ़ाते हैं, तो जो हम बोलते हैं चीजें गायब हो जाती हैं। लेकिन ऐप वालों के पास तो वो भी है जो मैंने जून में पढ़ाया होगा या अगस्त में पढ़ाया होगा। तो अब अगर तैयारी नहीं कर रहे हो ना तो ये आपकी फिर गलती है। कल हमारी एक मीटिंग हुई थी टेक्निकल टीम के साथ। परिमल सर बता रहे थे कि ऑन एन एवरेज एक बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है। तो परिमल सर सुबह यही कह रहे थे कि अगर 8 घंटे बच्चे सच में पढ़ रहे हैं, जैसा कि भाई टीम बता रही है, वो तो फोकस रखते होंगे ना, हाँ कौन क्या कर रहा है, उन्हें एक एक बच्चे की खबर है। तो एवरेज टाइम एक बच्चे का 8 घंटे है जो हमारे पास पढ़ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, आप उन 8 घंटे पढ़ने वालों में से हैं तो वेल एंड गुड है। इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। लेकिन 8 घंटे सब नहीं पढ़ रहे। कोई तो 15 घंटे पढ़ रहा होगा, कोई 3-4 घंटे, कोई हो सकता है 1 घंटा भी ना पढ़ता हो। एवरेज का मतलब कुछ निकम्मे भी तो होंगे जो फोन को कभी आधा घंटा देख लिया पूरे दिन में, कभी 10 मिनट। लेकिन कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं। एवरेज 8 घंटे आने का मतलब है बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और अगर इसी हिसाब से मेहनत करते गए ना, अब तुम अपना एवरेज निकाल लो कि अगर तुम रोज के 8 घंटे दे रहे हो तो इसका मतलब तुम सही ट्रैक पे हो। और 8 घंटे नहीं दे रहे तो तुम्हारे बदले का कोई और पढ़ रहा है, क्योंकि एवरेज तो 8 घंटे आ गई। उस 8 घंटे में तुम देखो तुम्हारे बदले का कौन पढ़ रहा है। अपनी स्पीड को बढ़ा दो। 8 घंटे का मतलब तुम 8 घंटे में आने वाले होने चाहिए। अगर नहीं हो तो फिर बाकी लोग ज्यादा पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसलिए खूब पढ़ो, मेहनत करो। ये दौर है बच्चों मेहनत करने का।
इतना मटेरियल है कि तुम दिन रात भी पढ़ोगे ना तो चीजें खत्म नहीं होंगी, इतना ज्यादा मटेरियल है। मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें करा दी हरियाणा जीके में भी। अब अगर ढंग से तैयारी करोगे ना किसी किताब को उठा के तो तुम्हें चीजें बहुत आसानी से समझ आएंगी। अब जैसे ही तुम कहीं से नदी पढ़ोगे, वन पढ़ोगे, वो सब तुम्हें क्लियर होगा। चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ना या कोई कुछ पूछे, पर पढ़ना पड़ेगा, अपने आप याद नहीं होगा। मेरा काम है चीज को आसान बना के प्रेजेंट करना। फाइनली सीखना तुम्हें है, पढ़ना तुम्हें, याद तुम्हें करना है। ठीक है। तो ये कल वाली जो डाटा बता रहे थे उससे तो मुझे खुशी हुई कि अगर 8 घंटे बच्चा पढ़ रहा है एवरेज, तो इसका मतलब बच्चा मेहनत कर रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम सोच रहे थे कहीं बच्चे पढ़ते ही ना हो, आधा घंटा पढ़ते हो 1 घंटा, लेकिन 8 घंटे बहुत अच्छी एवरेज है और उतना पढ़ने वाला बच्चा जरूर निकाल लेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।